चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो एक मिनट सुनिएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं, मिरर वाले कॉन्सेप्ट, मिरर भी लगाओ और स्लैब भी लगाओ, वो अलग कॉन्सेप्ट हमने देखा था। आज हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या क्या चीजें इफेक्ट डाल सकती है, किसकी किसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है। तो हेडिंग डालिएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी चीजों पे डिपेंड कर सकता है। पहली चीज आपने देख ली है। अच्छा ये बताइए, पहला वाला कॉन्सेप्ट हर किसी को पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और फिर उसके बाद आपने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो मटेरियल वाइज क्या होता है, चेंज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे ना। और दूसरा वाला पॉइंट भी आप पढ़ चुके हो। दूसरा वाला पॉइंट, एक मिनट सुनिएगा, दूसरा वाला पॉइंट आपने सुना, मतलब पढ़ चुके हो आप ना। और जिस दिन पहली क्लास हुई थी हमारी, उस पहली क्लास में ही पढ़ाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये v होता है। अच्छा v का ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसका एक फार्मूला पढ़ाया था, v इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। एक मिनट यार, बतिया कितना रहे। v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो आप v की जगह पे क्या लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एफ लेमडा। अच्छा फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की। एक बार डिसाइड हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड है, और सी की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेवलेंथ के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है बताइए, किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। और कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इसको एक नाम से जाना जाता है, कॉची रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉची रिलेशन। अगर आपसे बोलता है तो आपको याद रहना चाहिए कॉची रिलेशन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये विबग्योर पढ़ा है ना। अच्छा ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इसी लाइट की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं 7 कलर की बात कर रहे हैं, विबग्योर की बात कर रहे हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा इसकी जो वेवलेंथ बढ़ने की वो होती है, वो इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का होगा। समझ आ रही ना बात। और तीसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसा रिलेशन रखता है, अब देखिए कुछ एक्सेप्शनल मटेरियल को छोड़ करके जनरली, जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली क्या होता है, जनरली, जनरली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घट जाती है मटेरियल की। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। और डेंसिटी कम होने की वजह से अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी मतलब हल्कापन आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मटेरियल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर हल्का हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, कम हो जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है,
कम हो जाता है जनरली। ये इसीलिए मैंने वर्ड लिख दिया, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके ज्यादातर केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, और खास करके मोस्टली लिक्विड के अंदर और सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसकी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए। तो ये तीन रिलेशन लिख दीजिए, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपेरेंट डेप्थ के ऊपर बना करके, उसको फिर मैं कराता हूं, पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, हो गया ना। एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा, इस पे बना करके पूछा जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिखेगा अपेरेंट डेप्थ और शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बीकर भरा हुआ है, ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और वाटर के बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम पे विबग्योर होता है ना, विबग्योर ना, ये कौन सा है, ब्लू, ब्लू कलर ले लेते हैं, ये ब्लू कलर हो गया, फिर उसके बाद ग्रीन, ग्रीन हो गया, फिर येलो, येलो, फिर कौन है, ऑरेंज, ऑरेंज ले लिया, और फिर उसके बाद रेड, रेड हो गया। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, सबसे ज्यादा अपेरेंट डेप्थ किसकी होगी, अपेरेंट डेप्थ किसकी होगी, मतलब जब ऊपर से आप देखोगे ना, ये सब के सब कितनी गहराई पे है, एच गहराई पे, कितनी गहराई पे है, एच गहराई पे। तो एक चीज आप समझिए, अपेरेंट डेप्थ जो होती है, अपेरेंट डेप्थ जो होती है, अपेरेंट डेप्थ का फार्मूला होता है एच बाई म्यू। तो सब के सब एक ही जगह पे है, लेकिन म्यू सबका अलग है, म्यू की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो म्यू की वैल्यू अगर अलग अलग है, तो सबसे पहले आप ब्लू को देखिए, ब्लू की वेवलेंथ कैसी है। अच्छा, म्यू का रिलेशन कैसा होता है वेवलेंथ के साथ, इनवर्स होता है। तो वेवलेंथ किसकी देखेंगे, ब्लू की, ब्लू की सबसे क्या है, छोट, इधर की तरफ बढ़ती है, तो ब्लू की सबसे क्या है, कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी डेप्थ सबसे कम। समझ आ रही ना बात। तो इसकी डेप्थ क्या होगी, इसकी डेप्थ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसकी डेप्थ सबसे कम होगी, मतलब ये सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा ना, ये वाला सबसे ज्यादा ऊपर, ये यार, ये वाला सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा, और फिर उससे कम कौन जाएगा, ग्रीन, फिर उससे कम कौन जाएगा, येलो ना, येलो जाएगा, फिर उससे कम ऑरेंज, फिर उससे कम रेड ना। तो आपसे एक चीज पूछ सकता है ना, एक चीज पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ, सबसे सबसे कम अपेरेंट डेप्थ किसके पास है, ब्लू के पास, और सबसे ज्यादा किसके पास है, रेड के पास। अच्छा, शिफ्ट की बात करें तब, शिफ्ट किसके पास ज्यादा है, ब्लू के पास, और रेड के पास सबसे क्या है, कम। तो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक किस पे पूछा जा सकता है, शिफ्ट पे, और एक किस पे पूछा जाता है, डेप्थ पे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी अपेरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा, और जिसकी अपेरेंट सबसे ज्यादा उसका शिफ्ट सबसे कम। बस यही दो क्वेश्चन हो सकते, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो शिफ्ट सबसे ज्यादा किसके पास होगी, ब्लू, और सबसे कम किसके पास, रेड। अपेरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा किसके पास, रेड के पास,
और सबसे कम ब्लू के पास। ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, इससे याद रहेगी बात आपको। फिर से बोल दें, शिफ्ट सबसे ज्यादा किसके पास? ब्लू के पास। और सबसे कम किसके पास? रेड के पास। शिफ्ट सबसे ज्यादा ब्लू के पास और सबसे कम रेड के पास। और अपेरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा रेड के पास, सबसे कम ब्लू के पास। बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR ना, TIR। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं हम पढ़ जो रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और इसमें वर्ड जो दिख रहा है इस टॉपिक के अंदर वो क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन। पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन और दिख क्या रहा है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन देखना है, कैसे हो सकता है देखिएगा। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जो कसम खानी है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाले कॉन्सेप्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है, पहली कंडीशन है जब लाइट कहां से जा रही हो? डेंसर से रेयरर जा रही हो। किधर से किधर जा रही हो? डेंसर टू रेयरर, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। डेंसर टू रेयरर, पहली बात क्लियर रहेगा ना। तो अब आप देखिए यहां पे ये आपका कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है? रेयरर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो ना, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी सरफेस को। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये वाली लाइन कौन सी है? नॉर्मल। कौन सी है? नॉर्मल। अब आप देखिए डेंसर से किधर जा रही है? रेयरर जा रही है। तो डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या होगा? सबसे पहले जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता, दो काम होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां से जब लाइट जाएगी तो किधर? डेंसर से किधर जा रही है? रेयरर। तो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड। और इसका जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उसी टाइम पे उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो एक चीज ये मान के चल रहे थे कि ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है ये बहुत ही कमजोर सी है, ज्यादातर पोर्शन क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देते थे। समझ आ रही ना बात? इसको क्या कर देते थे? निग्लेक्ट। अब उसी पे टॉपिक है तो निग्लेक्ट तो नहीं करेंगे। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर जाती है तो उसका दो काम होता है, कुछ पोर्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, और कुछ पोर्शन क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है। अब आप देखिए ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? इंसिडेंस। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। समझ आ रही ना बात? अब आप यहां पे तुरंत स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू इंटू साइन आई बराबर होगा किसके? 1 इंटू साइन आर के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहां से एक रेज और निकालिए, एक रेज और निकालिए, यहां पे पड़ेगी, और ये वाली कौन सी लाइन है? नॉर्मल। अब फिर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है या घटा है? बढ़ गया ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो आप ये भी जानिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंसिडेंस बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये रिफ्रैक्शन वाली लाइन और क्लोज आ जाएगी किसके?
और क्लोज आ जाएगी किसके, सरफेस के ना। एक और लाइन निकालते हैं यहां से, एक और लाइन यहां पे इंसिडेंट करेगी, और इंसिडेंट करने के बाद अब ये लाइन जो है ना, ये जानते हैं ये वाला एंगल जो था ये लगभग खत्म हो जाएगा और ये क्या कर जाएगी, ऐसे सरफेस से लग जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रीज करना। क्या बोलते हैं, ग्रीज करना। और इस वक्त ये जो इंसिडेंस एंगल है बढ़ते बढ़ते जानते हैं किस पे चला गया है, क्रिटिकल एंगल पे। किस पे चला गया, क्रिटिकल एंगल पे। अगर इससे ज्यादा जरा सा भी हुआ, ये वाली लाइन और बढ़ा लीजिए, अगर इससे जरा सा भी ज्यादा एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो ये जितनी रेज है, जितने पे इंसिडेंस हुई है उतने पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी बाहर रेज नहीं जाएगी। नहीं समझ आई बात, देखना ध्यान से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, तो ये वाला जो रिफ्रैक्शन वाला है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जिस एंगल पे ये सरफेस से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो जाएगी, तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। और उससे ज्यादा जब इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल किससे ज्यादा है, क्रिटिकल से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो पूरी पूरी रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ आ रही ना बात। तो जब लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से किधर जाए, रेयरर, तो डेंसर से जब रेयरर जाती है तो उस वक्त अगर उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे पूरी पूरी रेस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, दो कंडीशन, पहली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर, और दूसरी कंडीशन क्या है, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो पूरी पूरी रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाए। और इस वाले को बोलते हैं ग्रीजिंग। क्या बोलते हैं, ग्रीजिंग। ग्रीजिंग मतलब एकदम सरफेस से लगी हुई। तो क्रिटिकल एंगल पे रे क्या करती है, ग्रीज करती है। अभी भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। ग्रीज करना मतलब पूरी तरह से TIR नहीं है, TIR कब होगा, क्रिटिकल से ज्यादा पे, क्रिटिकल के बराबर होगा तो TIR नहीं होता है, क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो दोनों शर्तें एक बार और बताइए, डेंसर से लाइट कहां जानी चाहिए, रेयरर, और इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। और इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें हम ये मान के चल रहे थे रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, रिफ्लेक्शन ना के बराबर है, तो हम इसलिए प्योरली रिफ्रैक्शन पढ़ते थे। इसको कर लीजिए। और एक चीज ये जहन में आप ना बैठा लीजिएगा कि इधर डेंसर है इधर रेयरर है तो एयर ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये डेंसर हो और ये क्या हो, रेयरर हो, तो TIR हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एयर होना शर्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है ना, क्रिटिकल एंगल पे सरफेस क्या करती है, और वो क्रिटिकल एंगल पे लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट होके ग्रीज करती है। तो ये क्रिटिकल एंगल अब जानना जरूरी है ना, क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा एंगल होगा तो लाइट क्या कर जाएगी, TIR कर जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल जानना जरूरी है। तो अब क्रिटिकल एंगल निकाल ही लेते हैं, क्या होता है ध्यान से देखिएगा। क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, मान लेते हैं यहां पे एक मीडियम है, ये मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। और यहाँ पे एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 1 के बराबर। ये हो गई नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई। और यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट से ये रे इंसिडेंट की, और ये एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल। तो यहां से लाइट क्या करेगी, सरफेस से ग्रीज करेगी ना। तो क्रिटिकल एंगल पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन थीटा सी बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, 1 साइन एंगल के आर कितना, 90, नॉर्मल से एंगल होता है ना, तो आर कितना हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू।
आ तो गया क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर मान लेते हैं ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती, ऐसे होती रेस, ये एक मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, μ1, और लाइट जो जा रही है जिसको, उसका नाम क्या है, μ2, और ये चीज क्या हो गई, नॉर्मल। ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली वो इंसिडेंट की, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे इंसिडेंट की, किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे, और ये क्या कर रही है, सरफेस से रेज ग्रीज करेगी ना। अब यहां पे लगाइएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90, फिर लगाइए स्नेल्स लॉ, तो ये कितना हो जाएगा, μ1 साइन थीटा सी बराबर होगा किसके, μ2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या, 1, तो यहां से साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1। अच्छा ये बताओ क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट या टीआईआर का कॉन्सेप्ट कब है, ये वाला कैसा होना चाहिए, जहां से लाइट आ रही है कैसा होना चाहिए, डेंसर, और जहां को जा रही है वो कैसा होना चाहिए, रेयरर, कैसा होना चाहिए, रेयरर। चाहे इस वाले केस को देखो और चाहे इस वाले केस को देखो, ये वाला किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर, और ये भी किसका है, डेंसर। तो आपको कभी ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये चीज इस तरह से मत याद रखिएगा μ2 बाई μ1 या μ1 बाई μ2। आप कैसे याद रखोगे, नीचे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए जो कौन सा है, डेंसर, और ऊपर उसका चाहिए जो कौन सा है, रेयरर। इसमें कौन था, एयर था, तो μ2 की जगह पे कितना हो गया, 1। अब आप मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आपने इसको μ2 कह दिया, इसको μ1 कह दिया, तो उलट जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, कैसे आप याद रखोगे, नीचे कौन सा, डेंसर, ऊपर कौन सा, रेयरर, बस सीधा सा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। अब देखो एक फार्मूला बनाता हूं मैं, ध्यान से सुनना, मेरी बात समझिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपको 3 रिलेशन बताए थे, अगर आपको याद हो, यहां से बढ़िया से समझिएगा। मैंने आपको ये वाला फार्मूला, पहला पेज खोलिएगा जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद हो पहले पेज पे ये बात लिखी हुई है, μ2 के इनवर्स रिलेशन रखता है कौन, वेवलेंथ। कैसा रखता है, वेवलेंथ। ऊपर क्या होगा, λ1, नीचे क्या होगा, λ2, और वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, वेलोसिटी, v1 डिवाइड बाई v2, और ये कितने के बराबर है, साइन थीटा सी के बराबर। याद है। अच्छा रिफ्रैक्टिव, एक मिनट यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, अभी पढ़ाया हूं आते ही, और पहले पेज में भी पढ़ाया है। तो इनवर्स रिलेशन होता है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा होता है ना। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेमडा के। तो म्यू तो इनवर्स रिलेशन रखता है वेवलेंथ के साथ, लेकिन वेलोसिटी के साथ कैसा रखता है, वेवलेंथ कैसा रखता है वेलोसिटी के साथ, डायरेक्ट। तो बस ये रिलेशन बन सकता है। इसी पे 2023 में नीट में क्वेश्चन आया था, इसी पे। समझ आ रही ना बात, इसको करिए फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। समझ गए ना रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, एक जगह डिफिकल्टी होगी आपको, सुनना मेरी बात। जैसे आप सोचोगे ना ये कैसे याद रखूं, मेरे लिए बहुत टफ है, μ1 नीचे होगा या μ2 नीचे होगा, λ2 नीचे होगा या कौन होगा। अच्छा ये बताओ रे कहां से कहां जाती है, डेंसर से, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा, डेंसर, और ऊपर वाला क्या होगा, रेयर। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये क्या है, कम। तो चाहे वेवलेंथ की 2 वैल्यूज दी होगी ना, उसमें ज्यादा वाला किधर रहेगा, नीचे, और कम वाला किधर रहेगा, ऊपर। इसमें भी कौन वाली वेलोसिटी नीचे रहेगी, ज्यादा वाली, और ऊपर कौन रहेगी। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है, इंसिडेंस एंगल कहां से कहां तक हो सकता है। ये जो इंसिडेंस एंगल है 0 से कितना हो सकता है, 90, बहुत हो सकता है। 0 से कितना हो सकता है, 0 से 90 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, 90 आखिरी क्या है, रेंज। तो 90 का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, 90 पे क्या होगा, आएगी और सीधी। तो ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट ही जानते हैं किसके लिए है। अच्छा ये एंगल क्या होगा, 90 से छोटा। यहां से देखो ना, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, नीचे कौन सा है, डेंसर, ऊपर कौन सा है, रेयरर। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है, तो थीटा की वैल्यू, ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, थीटा की वैल्यू हमेशा कितना होगी, 90 से कम।
क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, ये क्या आएगी, एक से कम, और एक से कम होने के लिए कौन सी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए बताइए, नीचे वाली या ऊपर वाली। तो इसकी सारी नीचे वाली वैल्यूज वो रखोगे जो कौन सी है, बड़ी, और ऊपर वाली सारी वैल्यूज कौन सी होगी, छोटी। समझ आ रही ना बात, इससे आ जाएगा। और क्रिटिकल एंगल की एक बात याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल नॉट इक्वल टू 0, वो सॉरी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आए, 90 से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा, क्योंकि क्रिटिकल ये साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। बड़ा वाला किधर होगा, अबे टीआईआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा, आएगी सीधी चली जाएगी रेस। समझ आ, 90 पे सीधी चली जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 90 से कम, तो 90 से कम होगा तो ये वैल्यू एक से छोटी आनी चाहिए ना, एक से छोटी होने के लिए नीचे वाली वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बड़ी, ऊपर वाली कैसी होनी चाहिए। तो किसी भी रिलेशन पे पूछा जाता है बड़ी वाली सीधा किधर रखो, नीचे, और छोटी वाली किधर रखो, ऊपर। ठीक है, कर लीजिए इसको। चलो ये हो गया। ये देखो 2023 का है मेरे ख्याल से, इसमें ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t1, x डिस्टेंस कितने टाइम, t1 टाइम में, किसके अंदर, एयर के अंदर। अच्छा, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दी हुई है, x, और टाइम कितना दिया हुआ है, t1, तो ये हो गई v1 ना। फिर उसके बाद कह रहा है 10x चलता है कितने टाइम में, t2 टाइम में, अनदर डेंसर मीडियम, तो इससे v2 निकल आएगी। डिस्टेंस कितना 10x, और टाइम कितना t2, ये आपका क्या हो गया, v2 हो गया। नहीं समझ आई बात। अच्छा, इसमें से कौन सी स्पीड ज्यादा है, कैसे पता करोगे, ये पहली वाली किस में रखा लिखा हुआ है, एयर में स्पीड क्या होती है, ज्यादा, और मीडियम में क्या होती है, कम। अब आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का सीधा सा फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी। स्पीड ऐसे अपनी मर्जी से लिख लो v1/v2, बस आपको ध्यान का रखना है बड़ी वाली वेलोसिटी किधर, नीचे, तो बड़ी वाली कौन सी है बताइए, x/t1 ना, यही है ना बड़ी वाली, क्योंकि जो एयर में है वो स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और जो किस में है, मीडियम में, वो क्या होगी, कम। तो कम वाली किधर लिखी जाएगी, 10x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t2, x से x कैंसिल, ऊपर चला जाएगा 10t1/t2, और यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी। थीटा सी इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 10t1/t2। ये 2023 नीट का है, समझ आ रही ना बात। ज्यादा है, एयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, एयर में ज्यादा होती है, और किसी मीडियम में क्या होती है, कम होती है। ये फार्मूला, अच्छा, मतलब यहाँ पे v1 और v2 लिख दिया है ना, तो कौन सी वाली, ज्यादा वाली किधर रहेगी, नीचे, और कम वाली, ठीक है। ये तो मैंने वैसे बताया था कि कोई भी आप ऊपर नीचे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, खाली सही लास्ट में लिख लेना, ठीक है। हो गया, ये बात समझ आ गई ना। तो दो, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना।
कुछ भी लिखो, नीचे क्या लिखना है, बड़ी वाली वेलोसिटी रहे और ऊपर कौन सी, छोटी वाली। मुझे मुझे या आपको जो इच्छा करे, मतलब अपना शौक पूरा कर लो। अगर आपको मन करता है V2 लिखने का तो V2 लिख, V1 करने का V1 का, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, छोटी वाली वेलोसिटी ऊपर और बड़ी वाली वेलोसिटी नीचे। समझ गए ना? एक मिनट, अगला देखिएगा। अच्छा, इन दो फार्मूले पे मैं क्वेश्चन ऐसे रफली बता देता हूं, आप देख लीजिएगा इसको। इन दो फार्मूले पे, एक मिनट, ओए रुक जा मालिक। ये मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे मान लेते हैं वेवलेंथ दे देता हूं। वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम और यहां पे वेवलेंथ दी हुई है 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम। अब मैं आपसे पूछता क्रिटिकल एंगल बताइए। ये दो मीडियम दिए हुए हैं जिनकी वेवलेंथ दी हुई है, तो आप क्या करते, बड़ी वाली वेवलेंथ नीचे कर देते और छोटी वाली किधर कर देते, ऊपर। तो कितना आता, 1/2 आता ना। और 1/2 साइन थीटा कब होता है, 30। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाता, 30 आ जाता। समझ आ रही ना बात? एक और करते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी दी होती इस मीडियम में, इससे रिलेट मत करना वेवलेंथ से, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, ठीक है? तो अपनी मर्जी से मैंने इसको दे दिया v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ दे दिया इस वाले में। और इस वाले में स्पीड जो लाइट की है वो कितना है, 2 × 10⁸ ना। अब इससे पता चलता है यहां पे स्पीड कम हो गई, ये एयर है और ये डेंसर है, तो कौन सी वेलोसिटी नीचे लोगे, ज्यादा वाली 3 × 10⁸ और कम वाली किधर लोगे, ऊपर। क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, है? हाँ मालिक, वही है, छोटी अपन बड़ी, ठीक है? क्लियर है ना, समझ गए ना? तो अब ये हो जाएगा एकदम सिंपल सा, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, ठीक है? इसको देखिएगा। इसको करने से पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूं, और ध्यान से देखिएगा। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ थीटा फॉर TIR? व्हाट शुड बी the angle of theta for TIR, total internal reflection। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें देखिएगा TIR के लिए ये प्रिज्म टाइप दिया हुआ है, प्रिज्म टाइप, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और एक रे इधर से आकर के पड़ती है, इंसिडेंट करती है ना। और ये रे की पिक्चर मैंने सही ही बनाई है। देखो, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल इंसिडेंस है ना, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ये रे सीधी चली जाएगी। अब कह रहा है ये एंगल जो है, इस एंगल की वैल्यू क्या रखोगे, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, म्यू के बराबर। इस एंगल की वैल्यू क्या रखोगे जिससे ये जो ग्रीन कलर की रे आकर के इंसिडेंट की है ये TIR कर जाए, क्या कर जाए, TIR। तो इसके इंसिडेंस का एंगल कितना होना चाहिए, मतलब ये एंगल कितना रखोगे, प्रिज्म का एंगल। समझ आ रही ना बात? तो थोड़ा सा सोच करके, इसका म्यू की वैल्यू √2 दी हुई है, कितना दी हुई है, √2। अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल मुझे पता है, कैसे पता है, एक चीज मुझे पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इससे क्रिटिकल एंगल निकल सकता है कि नहीं? ये क्या है, कोई मीडियम है और जहां से दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस क्या है, एयर है, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है,
1/म्यू होता है, यही होता है ना। अच्छा आप मुझे बताना म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है? √2। तो साइन थीटा सी कितने के बराबर हो जाएगा? 45। आ गया ना। तो क्रिटिकल एंगल कितने के बराबर है? 45। अब आप ध्यान से ईमानदारी से बताइएगा, है ये क्रिटिकल एंगल निकल आया ना। आप मुझे ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा ना। अच्छा ये वाला कितना होगा? कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा है ना, ये एंगल क्या होना चाहिए टी आई आर के लिए? यही तो है इंसिडेंस ना। ये किससे बड़ा होना चाहिए? 90 माइनस थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? 40, तभी तो टी आई आर होगा। ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंस ना। इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल से, तभी क्या होगा? टी आई आर। तो अब मुझे बताना थीटा की वैल्यू निकल, थीटा को इधर लेके जाओ, तो थीटा को इधर लेके जाओगे तो ये थीटा हो जाएगा, और ये इधर 45 ले आओ तो कितना हो जाएगा? तो थीटा क्या होना चाहिए? लेस देन 45। तो इस पे आने वाली ये रे क्या कर जाएगी? टी आई आर कर जाएगी। मतलब ये किसका एंगल है बताइए? प्रिज्म का एंगल। प्रिज्म का एंगल कितना होना चाहिए? लेस देन 45। तो इस पे ये वाली आने वाली रे क्या कर जाएगी? टी आई आर कर जाएगी। समझ गए ना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें क्या दिया हुआ था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने क्या निकाल लिया? इस बार उल्टा करते हैं, समझ आ रही ना बात? उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे और क्या देंगे? एंगल देंगे। क्या देंगे? एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से ट्रायंगल है, इस तरह से, ठीक है। एक रे ऐसे आकर के पड़ती है, इंसिडेंट करती है, और ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? नॉर्मल की। अब हमने देखा ये जो इंसिडेंस एंगल है ना, ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। और म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। और जब 45 डिग्री है तो हमने एक चीज देखी, यहां पे ये जो रे है यहां पे जाकर के पड़ी और ये इधर आ गई। इसका मतलब आपको कुछ फील हुआ? ये रे 45 पे इंसिडेंट की है, और 45 पे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्ट नहीं हुई, टीआईआर कर गई। अब जब टीआईआर कर गई तो म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर टीआईआर कर गई तो ये 45 डिग्री एंगल जो है ये किससे ज्यादा है बताइए? किससे ज्यादा है? क्रिटिकल से ज्यादा है ना। अगर क्रिटिकल से ज्यादा है तो एक चीज मुझे पता है, क्रिटिकल एंगल का, अच्छा दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना नहीं सही वर्ड है, क्या कर लीजिए? साइन लगा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 45। और ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा सी। हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा साइन 45 की वैल्यू म्यू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा ये बताओ साइन थीटा सी अगर एक मीडियम हो और दूसरा एयर हो तो उस वक्त टी आई आर के कॉन्सेप्ट में कितना होता है साइन थीटा सी? 1/म्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, म्यू इधर आ जाएगा और √2 इधर चला जाएगा, तो म्यू क्या होना चाहिए? बस आंसर हो गया। समझ आई बात? इस पिक्चर में आपको दिखा दिया था क्या हो रहा है? टी आई आर। तो टी आई आर अगर है और ये एंगल 45 डिग्री है इंसिडेंस, तो इसका मतलब इंसिडेंस एंगल क्या है? क्रिटिकल से ज्यादा है। फिर उसके बाद दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? साइन लगा दिया। साइन करने के बाद साइन थीटा सी की वैल्यू मुझे पता है, म्यू की वैल्यू निकाल ली। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन √2 होगी तो ये क्या करेगी? टी आई आर करेगी।
पिछले वाले का जस्ट उल्टा है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट समझिएगा। ओए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का बड़ा भाई है, उसमें क्या फर्क है? यहां पे कोई मीडियम है और जहां पे टीआईआर हो रही है दूसरी लेयर किसकी है? एयर की। अगले क्वेश्चन में क्या है? मीडियम, और ये भी क्या है? मीडियम। बस इतना सा फर्क है। और जो आंसर है ना वो ऐसे साइन थीटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? साइन थीटा के फॉर्म। मतलब यहीं तक स्टेप है, समझ आ रही ना? देखिएगा, अगर वही क्वेश्चन ना होगा तो कहना। ये वाला देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? 1.5। चलिए हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इज इमर्ज्ड इन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3 है। चलो इसको निपटा दिया। अब कह रहा है ए लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। इस फेस पे, ए बी वाले फेस पे ये लाइट क्या करती है? नॉर्मली इंसिडेंट करती है। ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट कर गई, और ये वाला एंगल थीटा है, ये बात याद रखिए ना। इंसिडेंट कर गई नॉर्मली ऑन दी फेस ए बी, फेस ए बी से नॉर्मली इंसिडेंट करती है, इज टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच ऑन दी फेस बी सी। जब फेस बी सी पे पहुंचती है तो टोटली क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल। और नॉर्मल से टोटली क्या कर जाती है? ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो टोटली रिफ्लेक्ट करना मतलब ऐसे चली गई होगी ना, ये टोटली रिफ्लेक्ट कर गई। अब टोटली रिफ्लेक्ट कर गई तो सबसे पहले इस एंगल को हम डिसाइड कर लेते हैं। इस एंगल को, ये वाला एंगल, ईमानदारी से बताना, मैकेनिक्स में कई दफा मैं पढ़ा चुका हूं। इन दो लाइनों को पकड़िए, इसके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? थीटा। इन दो लाइनों पे क्या ये वाली लाइन और ये रेड कलर वाली दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, ये जो एंगल थीटा है अगर टीआईआर करा रहा है तो इसका मतलब ये थीटा बड़ा है किससे? क्रिटिकल से बड़ा है। फिर लगा दीजिए साइन, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा बड़ा होना चाहिए किससे? साइन। दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? साइन ना। अब साइन थीटा सी निकालना पड़ेगा। साइन थीटा सी किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में बोलिएगा। साइन थीटा सी बराबर होता है, नीचे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बड़ा वाला। अच्छा, इसमें और इसमें बताइए कौन बड़ा है? 1.5 बड़ा है, और ये कितना है? 4/3। ये 1.33 के करीब है। तो बड़ा कौन सा है? 1.5। ये 1.5, और ये कितना? दूसरा वाला 4/3। ये कितना हो जाएगा? 0 बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 45। काट लीजिए 8/। तो साइन थीटा सी कितने के बराबर हो गया? तो साइन थीटा बड़ा होना चाहिए किससे? मैंने बताया था ना, बस यहीं तक आंसर है। कौन सा सही हो जाएगा? समझ आ रही ना बात? वैसे ये आंसर मुझे उतना सेटिस्फेक्शन, बड़ा होना, अगर इक्वल हो जाएगा ना, क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा ना, तो फिर ग्रीज कर जाएगा। उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, इसको हटा करके सही, या तो फिर नन ऑफ दिस पे टिक करें। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? उसी के जैसा है कि नहीं? सेम टू सेम है, बस उसमें डाटा वैल्यू दी थी, थीटा की वैल्यू 45 दी थी। लिख चुके हैं ना? है? हो गया। ये वाला बताओ। Find at what angle a fish inside a lake will see a rising sun। अब इसमें कुछ लोगों को ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जैसे ये मान लेते हैं फिश कहाँ पे होगी? नदी में होगी या समंदर के अंदर होगी?
तो ये मान लेते हैं समंदर के अंदर है, यहाँ पे फिश है, ठीक है। क्या आपकी कहीं और है क्या? ठीक है, नरही में। कौन सी मछली की बात कर रहे हैं? चलो, ये मछली है, ठीक है। अब सन यहाँ, अच्छा सन कैसा दिखाई देता है, निकलता एराइजिंग सन ना। तो अगर एराइजिंग सन की बात कर रहे हैं तो ये कहीं इसकी लेयर पे यहां कहीं दिखाई देगा, ये ऐसे। समझ आ रही ना बात? आपने कभी देखा होगा सन जब एराइज करता है तो ऐसा लगता है कि पानी की लेयर से ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब मछली की आंख जो देखेगी इस सन को ना, तो इसमें जानते हैं यहां से ग्रीजिंग रेज आएगी, यहां से कैसी रेज आएगी, ग्रीजिंग, और फिर उसके बाद यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके सीधे कहां पे जाएगी, आंख में जाएगी, तभी तो इस सन को ये देख पाएगी। तो उस वक्त अगर ग्रीजिंग इंसिडेंस है तो ये एंगल कितना होगा, क्रिटिकल। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितने के बराबर है, 4/3 होता है ना वाटर का, कितना होता है 4/3। तो अगर ये वाला एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल, तो आपको पता है साइन थीटा सी बराबर होता है किसके, अगर ये बाहर एयर है और ये वाटर है तो कितने के बराबर होता है, 1/μ, और म्यू की वैल्यू कितने के बराबर है, 4/3। तो यहां से थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, बस आंसर हो जाएगा। इस एंगल पे इसको दिखेगा सन एराइज होता हो। एक क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन जोड़ करके और इससे क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जोड़ करके कराता हूं ना। एक मैं डेविएशन पे कराता हूं, देखिएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा उसका थोड़ा सा इसका। ए लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 3/2 टू एयर इंटरफेस, ठीक है। तो एयर इंटरफेस, दूसरा मीडियम कौन है, एयर है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच डेविएशन एंगल ऑफ द लाइट बिकम्स 90 डिग्री, डेविएशन एंगल ऑफ लाइट बिकम्स 90 डिग्री। फ्रॉम द ग्लास ना, ये वाली चीज क्या है, ग्लास, और इधर क्या है, ये ग्लास हो गई, और इधर क्या है, एयर है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, ये एयर हो गया और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल। अब क्या करता है, ग्लास से किधर जाती है, एयर में जाती है ना, ग्लास से रे किधर जाती है, एयर में। तो मान लेते हैं रे ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, यहां पे ऑब्जेक्ट था, रे ऐसे जा रही थी, रे ऐसे जा रही थी ना, यहां पे ऑब्जेक्ट था, रे ऐसे जा रही थी। अच्छा इसको जाना किधर था, ये रे ऐसे गई है ना, इसको जाना ऐसे था, जाती तो ऐसे सीधे चली जाती। समझ आ रही ना बात? अब ये किधर जा रही है, डेंसर से किधर, तो ये क्या करती, रिफ्रैक्ट करती। तो रिफ्रैक्शन एंगल आप यहां पे देखिए, डेविएशन एंगल कितना है, 90 डिग्री। डेविएशन एंगल कितना है, एक बात आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताना, अगर रे डेविएट, मतलब बढ़िया से समझना, अगर रिफ्रैक्शन का केस हो, बढ़िया से यहां पे देखो, ये नॉर्मल हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट है, अगर रे यहां पे जाएगी तो ये एक बात मुझे बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला एंगल कौन सा है, इंसिडेंस, और ये वाला कौन सा है, रिफ्रैक्टेड। यहां पे रिफ्रैक्टेड की बात नहीं हो रही, रिफ्रैक्टेड एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 ना। डेविएशन एंगल तो ये है ना, थोड़ा सा आप मुझे बताइए, रे ऐसे जा रही थी ना, डेविएशन तो और छोटा है, तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है,
रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो आपको पता है अगर डेविएशन 90 हो जाए तब इसका मतलब टीआईआर हो रहा है। नहीं समझ आई बात? रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है और यहां पे डेविएशन कितना दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? टीआईआर हो रहा है। तो अगर टीआईआर हो रहा है तो जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने एंगल पे ये इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन क्या होगा? बराबर। अब ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब अगर आपको याद हो डेविएशन एंगल मैंने पढ़ाया था, डेविएशन एंगल का फर्क, ये वाला पूरा एंगल कितने के बराबर है? 180 ना। तो रे को ऐसे जाना था और ये चली कैसे गई है? ऐसे चली गई है ना, इधर चली गई ना। तो टोटल एंगल कितना है? 180। और 180 में से ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल आई और ये कौन सा है? आर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो ये दोनों कितने के बराबर होंगे? 2i। तो 180 माइनस 2i बराबर किसके होगा? डेविएशन के। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगी ना? ये टोटल एंगल कितने के बराबर है? 180। 180 में से ये क्या निकाल दोगे? आई और आर दोनों क्या है? बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 2i। तो 180 में से कितना निकाल दोगे? 2i। तो डेविएशन एंगल कितना बचेगा? 90। तो 90 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस ये होगा इंसिडेंट। ठीक है, अगला देखिएगा, आखिरी चीज है। बाकी लोग भी क्वेश्चन ही लिखे हैं अगली साल। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट सुनना, ये आखिरी टॉपिक है इसका टीआईआर का, ध्यान से सुनिएगा। एक पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स के अंदर लाइटें लगी होती है, उस पे एक क्वेश्चन बनता है। ये मान लेते हैं ये वाटर सरफेस है या कुछ इस तरह से, और यहां पे क्या लगी हुई है? लाइट एक लगी हुई है ना। बता रहा हूं, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। ये लाइट लगी हुई है, अब लाइट से क्या होगी? रेज निकलेगी। तो रेज निकलेगी इस तरह से ना, इस तरह से ये रेज निकलेगी। ठीक है, अच्छा एक टाइम आएगा जब सरफेस से क्या करने लगेगी? रेज क्या करने लगेगी? यहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? ग्रीज स्टार्ट हो जाएगा, ये ग्रीज करने लगेगी। अब इसके बाद जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? जो भी इंसिडेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? टीआईआर हो जाएगा। तो इसके आगे के जो भी एंगल पे रेस जाएगी वो क्या कर जाएगी? टीआईआर कर जाएगी। तो आपको पता है ये आखिरी वो एंगल है जहां पे ग्रीज करेगा, ये आखिरी वो एरिया है। जब आप बाहर से देखोगे ना, बाहर से देखोगे तो इतना एरिया दिखाई देगा आपको, ये लाइट नहीं दिखाई देगी। अगर पॉन्ड के अंदर या किसी तालाब के अंदर नीचे क्या लगी हुई है? लाइट लगी हुई है। तो लाइट लगी हुई है तो उससे लाइट निकलेगी, तो एक एंगल पे जा करके ये सरफेस क्या कर जाएगी? टीआईआर कर। तो क्रिटिकल एंगल पे ये क्या करेगी? ग्रीज करेगी। तो ये आखिरी रेंज है एरिया की जहां तक लाइट क्या करेगी? ऊपर दिखेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। और अगर आपको एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस जानना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? इसकी रेडियस। क्या जानना पड़ेगा? रेडियस। और ये वाली चीज क्या है? हाइट। ये कितने के बराबर है? h के बराबर ना। तो इसका रेडियस का सीधा सा फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपको याद रहे, बस आपका काम हो जाएगा। रेडियस का फार्मूला r इज इक्वल टू h बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, इतने के बराबर होगा। ये r क्या है? रेडियस। r क्या है? रेडियस। ये जो r है ये रेडियस है। अगर रेडियस आपको पता चल जाएगा तो आपको एरिया पता है कितने के बराबर होगा? पाई r स्क्वायर। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? समझ पा रहे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन और इस तरह से,
अगर पॉइंट के अंदर ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है, अब ये लाइट क्या कर रही है, बाहर जो रोशनी दे रही है, बाहर जो लाइट दे रही है ना, वो कितने एरिया से दे रही है, इतने एरिया से। अगर हम चाहते हैं कि कोई लाइट बाहर ना आए तो इतने एरिया का क्या बना लो, एक कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड बना के इसके ऊपर रख दो, तो ये पूरी लाइट आना बिल्कुल लाइट नहीं, इसके आगे तो TIR है और इतना एरिया भर लाइट आ रही थी, उसको ढक दिया किसी ढक्कन से, कवर से, है कि नहीं, तो ये पूरा लाइट जरा सा भी नहीं आई। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना एरिया चाहिए होगा, तब भी आंसर क्या होगा, यही होगा। और अगर इसकी डायामीटर या साइज पूछी तो क्या कर दोगे आप, रेडियस पता है, 2 गुना कर दोगे तो डायामीटर में साइज निकल आएगी उस ढक्कन की, है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो बस यही क्या कहलाता है, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, ये चीज लिख चुके हैं ना, ये रेडियस है इसकी। अगला कॉन्सेप्ट जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, इसी से रिलेट करता हुआ, समझ आ रही ना बात। इसे एक क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है, इस डेंसर मीडियम में ये वाली चीज नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई। अब एक रे क्या की, यहां पे एक लाइट आई, ये लाइट आई ना, ये लाइट थी ना। अच्छा, ये जो लाइट का कॉम्बिनेशन है ना, ये लाइट का कॉम्बिनेशन जो है ये विबग्योर है, क्या है, विबग्योर है ना। इसमें 7 कलर इन्वॉल्व हैं, कितने, 7 कलर। अब इसमें से मान लेते हैं ब्लू कलर वाला हमने देखा, ब्लू कलर वाला, एक कलर लेता हूं, ब्लू कलर वाला ग्रीस कर गया, क्या कर गया, ये ग्रीस कर गया। तो अब इसमें से पूछा जाता है, अगर ये ग्रीस कर गया तो इसमें से कुछ कलर TIR करेंगे और कुछ कलर रिफ्रैक्शन करेंगे, समझ आ रही ना बात। अब देखिए हमारे जो कंसिडरेशन में है, जो ग्रीस किया है, ग्रीस किया है वो कौन सा है, ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर ग्रीस किया है तो इसका मतलब ब्लू कलर के लिए ये जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, जो इंसिडेंस एंगल है वो कौन सा है, क्रिटिकल। अब ये 2 का ग्रुप बच रहा है इधर और ये 4 का ग्रुप बच रहा है इधर ना, 4 लोगों का ग्रुप बच रहा है। अब आप देखते हैं कि किसका किसका TIR होगा और किसका किसका रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान से देखना। मान लेते हैं इधर वाला ग्योर वाले को देखते हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ। जिसका अच्छा, ये आगे वाले 4 कलर की बात कर रहा हूं, आगे वाले जो 4 कलर है उनकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, इनका म्यू क्या है, कम, और जिनका म्यू कम उनका क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल किसके लिए था, ब्लू कलर के लिए, और सारी रेज इसी एंगल पे आ रही। तो इनका बाकियों का क्या है, ये चारों का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, तो इनको ज्यादा से इंसिडेंट कराना पड़े, लेकिन ये अपने क्रिटिकल से कम पे आ रही है। तो अगर कम पे आ रही है तो ये क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। तो ये 4 के 4 क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये कौन से होंगे, ग्योर वाले, समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद आ जाइए किन पे, बचे कौन से, ये 2, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उनका क्रिटिकल एंगल कम, तो मतलब इनका क्रिटिकल एंगल कम है और ज्यादा पे आ रही है, तो ये सब के सब क्या कर जाएंगे, दोनों TIR। तो इधर कौन आएगा, VI, वायलेट और इंडिगो। कर लीजिए इसको, चलो हेडिंग डालो तब, ऑप्टिकल फाइबर, क्या, बस 5 मिनट लगेगा, फार्मूला तो देख लो, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में
देखो, दो दो चीजें होती है। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और ये जो होता है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लेडिंग। CLADDING, क्लेडिंग ना। एक मिनट ध्यान से एक बात समझिएगा, ये दोनों जो है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। एक मिनट, इसकी पिक्चर देखो, ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है। मतलब ये ऐसे देखो, ये व्हाइट कलर है, ध्यान से देखना, ये व्हाइट कलर है और ये वाला जो है ऐसे भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली है। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा, एक मिनट, ये वाली लाइन जो है एक्सिस है। रुक जाओ मालिक, ये हो गया। अब आप देखिए, एक रे क्या करती है? इंसिडेंट करती है यहां से एक रे इंसिडेंट की, लाइट रे। लाइट रे इंसिडेंट की, ये कौन सा एंगल है? मान लेते हैं इसको कुछ आई दे देते हैं नाम। कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल। ओए रुक जाओ, ये इंसिडेंस एंगल है। अब इसके बाद यहां पे ये वाली लाइन कौन सी है? एक मिनट समझो, ये ऐसे एरिया है ना, यहां बीच में पॉइंट है, रे ऐसे इंसिडेंट की है, रे ऐसे इंसिडेंट की है। ये वाली लाइन कौन सी है? नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट की है। अब रेयरर से किधर जा रही है? डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये क्या होगी? रिफ्रैक्ट। और रिफ्रैक्ट होकर के कैसी हो जाएगी? ऐसे टूवर्ड्स, ये इंसिडेंट करेगी ना। अब आप देखिए, दो मीडियम है, एक मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। और एक मीडियम ये है क्लेडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। अब आप देखिए, TIR होगा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? TIR। अच्छा, TIR अगर होगा तो यहां से रेस पड़ेगी और ये टकरा करके क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। समझ आए? इंसिडेंट और ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए? डेंसर से किधर रे जाती है? TIR के लिए डेंसर से। तो ये वाला मीडियम कैसा होगा? तो μ1 क्या होगा? ज्यादा, और μ2 क्या होगा? कम। तो एक बात थ्योरेटिकली हमेशा याद रखिएगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और क्लेडिंग का कम। ये क्लेडिंग मतलब वो, ये जानते हो, रिफ्रैक्शन के लिए लगा हुआ है। अगर इसको हटा दें तो क्या होगी? एयर होगी। समझ पा रहे हैं ना? वो सॉरी, TIR के लिए लगा हुआ है। किस काम के लिए लगा हुआ है? TIR, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। क्लियर रहेगा ना? अगर एयर लगा दोगे तो अगर नहीं हुआ ना TIR, तो कुछ रेस क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए एक फ्रेम लगा देते हैं। समझ आ रहे हैं? जिसको क्या बोलते हैं? क्लेडिंग बोलते हैं। अब आप देखिए, यहां से फिर क्या होगा? इंसिडेंट करेगी और क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। इस तरह से होता रहेगा। यहां तक क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? अब इसमें थोड़ा सा आप मुझे इसको बना लीजिए, फिर आगे बताता हूं। ठीक है? लिख चुके? बनाना ना खाली। ठीक है? दो इंपॉर्टेंट चीजें, फिर उसके बाद लास्ट इसका फार्मूला जो मेन है। ठीक है? पहली बात, इसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए। पहली चीज ये है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाली नॉर्मल लाइन है ना, ये वाली नॉर्मल है, तो ये कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्शन ना। ये आई है और ये क्या है? आर है। तो ये आई है और ये वाला एंगल क्या होगा? आर। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला बताइएगा। ये टोटल कितने के बराबर होता है? 180। तो ये तो 90 है ही है, तो ये अगर आर है तो ये कितने के बराबर होगा? 90 माइनस आर। तो ये वाला एंगल कितने के बराबर है? 90 माइनस आर। अच्छा, TIR होने के लिए शर्त क्या है?
90 माइनस आर क्या होना चाहिए? 90 माइनस आर किससे बड़ा होना चाहिए? नहीं समझ आई बात? 90 माइनस आर किससे बड़ा होना चाहिए? यहां पे है ना, टी आई आर तो यहां से हो रहा है, यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ है इंसिडेंस पे, इंसिडेंस पे क्या हुआ है? टी आई आर यहां से शुरू हुआ है, तो ये 90 माइनस आर बड़ा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल। तो एक जिम्मेदारी हमारे पास बढ़ गई कि थीटा सी हम निकालें। क्या निकालें? तो थीटा सी का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा सी। बोलिएगा फटाफट, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे? यहां पे टी आई आर हो रहा है ना, बड़ा वाला कौन है? म्यू1। ऊपर कौन सा हो जाएगा? दो काम निपटा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चीज हमें ये समझ आई, ये जो टी आई आर का फार्मूला है, मतलब टी आई आर का कॉन्सेप्ट है, ये हमने जा करके कहां पे लगाया है? इस वाले एंगल से लगाया। कहां से लगाया? 90 माइनस आर बड़ा होना चाहिए किससे? क्या इस एंगल को, आई को देख करके हम टी आई आर टी आई आर का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार? अरे भाई अच्छा ये बताओ, ये 90 माइनस थीटा कौन बना रहा है? ये आई किसको डिसाइड करता है? आर। आर किसको डिसाइड करता है? तो जैसे ये बात कर रहे हैं ना, 90 माइनस आर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किससे? तो क्या हो जाएगा? टी आई आर। ऐसे एक रिलेशन इससे भी तो चाहिए, साइन से। वो किससे चाहिए? आई से। तो आई वाला जो रिलेशन था वो बताया कि साइन, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला इसके लिए। साइन आई क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए किससे? म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर से। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके फॉर्म में है? टी आई आर के लिए, आई के फॉर्म में। अब इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा है? हाँ, म्यू1 बड़ा वाला है, डेंसर वाला, और म्यू2 किसका है? रेयरर का। समझ गए ना? ये एक बार देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये वाला किससे डिसाइडेड है? टी आई आर। ये वाला अंदर वाले से। 90 माइनस आर बड़ा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल। तो क्या कर जाएगा? टी आई आर। और क्रिटिकल एंगल निकालते कैसे हैं? साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे बड़ा वाला, ऊपर छोटा वाला। ये तो यहां की कहानी है इस सरफेस से। क्या रिफ्रैक्शन वाले एंगल, यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या इस इंसिडेंस एंगल से हम डिसाइड कर सकते हैं कि टी आई आर होगा? तो हाँ, उसके लिए ये फार्मूला है, इंसिडेंस एंगल के फॉर्म। साइन ऑफ इंसिडेंस छोटा होना चाहिए किससे? अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर। हाँ, फार्मूला रट लो बस। अच्छा ये बताओ, अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, देखिए थोड़ा फील दे रहा हूं, अगर ये 60 डिग्री होता इंसिडेंस एंगल, कितना होता? 60 डिग्री। तो यहां पे किसकी वैल्यू रखते? साइन 60। और ये अगर बाहर वाला मीडियम जो है एयर होता, बाहर वाला मीडियम क्या होता? एयर होता, तो म्यू2 की वैल्यू कितना हो जाती? तो आपको म्यू1 निकल आता कि नहीं? कोर का क्या निकल आता? रिफ्रैक्टिव। आपका ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ना, ये वो वैल्यू होती जो क्या कराता? टी आई आर कराता। तो ये इंसिडेंस एंगल के फॉर्म में क्या है? टी आई आर का फार्मूला। और ये किसके फॉर्म में है? अच्छा, इंसिडेंस एंगल क्या कर रहा है? रिफ्रैक्शन करा रहा है, तो ये किसके लिए है? रिफ्रैक्शन के फॉर्म में। और ये किसके लिए? ये अंदर क्या हो रहा है? टी आई आर, उसके फॉर्म में। समझ आ रही ना बात? तो फार्मूला वही है, कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक दो, ताकि आपको फील आ जाए, ये चीज क्लियर रहेगा ना? ये फार्मूला आपको रटना है बस। ठीक, ठीक है, थैंक यू।